नमस्कार, स्वागत है आपके न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग सीटों में से एक बन चुका कन्नौज, क्योंकि यहां पर काफी ना नुकुर के बाद आखिरकार अखिलेश यादव चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतर चुके हैं और उनके सामने बीजेपी ने जिस चेहरे पर फिर से भरोसा जताया है वो दरअसल बीजेपी के लिए मिस्टर भरोसेमंद साबित हो चुके हैं, क्योंकि 2019 में कन्नौज में समाजवादी पार्टी का किला इन्हीं के माध्यम से बीजेपी ढहाने में कामयाब रही थी। कमल यहां पर खिलाया था। भले 2009 हारे हों, भले 2014 हारे, लेकिन 19 में ये जबरदस्त जीत उन्होंने हासिल की जब डिंपल यादव उनके सामने थी। लेकिन एक बार फिर उन पर भरोसा जब पार्टी ने किया है, अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है उनके सामने, तो मेरे साथ सुब्रत पाठक जी वर्तमान में सांसद भी हैं, कन्नौज से ही जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सुब्रत पाठक जी। और पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि क्या 2024 में आपके भी भरोसे का, क्योंकि पार्टी आपको मिस्टर भरोसेमंद कहती है, आपके भी भरोसे का सबसे बड़ा इम्तिहान है क्या? नहीं, देखो, एक स्वाभाविक है। देखिए, भरोसा तो है बिल्कुल हमें हमारी कन्नौज की महान जनता के ऊपर, और चूंकि हमने उनके बीच में हम लोग रहे हैं, हमने काम किया है और हमारी सरकार ने जिस प्रकार से जो काम किए हैं वो आज काम जमीन के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। तो स्वाभाविक है, इस बात का पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए कन्नौज की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन पाठक जी, आपको नहीं लगता, क्योंकि दो लड़के साथ हैं यूपी में एक बार फिर, और ऐसे में इस बार आपके लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ी हैं? देखो, लड़कों का टाइम, वो परिवारवाद का टाइम जो है समाप्त हो रहा है और अब देश की जनता इनसे नफरत करती है। पहले अलग विषय था कि ठीक है, इनके पिताजी के कारण से इनको लाइक करती होगी, लेकिन अब देश की जनता इनको नफरत करती है। तो कुल मिलाकर ना राहुल को देश की जनता पसंद करती है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश को भी यहाँ की जनता पसंद नहीं करती है। अगर पसंद करती होती तो अखिलेश को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना देती। दो चुनाव मुख्यमंत्री के हार गए, उत्तर प्रदेश 17 हारे, अभी दोनों लड़के एक साथ थे, उसके बाद 22 अखिलेश खुद हार गए और उसके बाद में लगातार 14 हारे, 14 के बाद 19 हारे और ये 24 में भी बड़ी पराजय। मुझे लगता है कि जो मैनपुरी की भी सूचनाएं मुझे मिल रही हैं कि मैनपुरी भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। तो अब अगर मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो उत्तर प्रदेश में कौन सी सीट ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी? तो 80 की 80 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है तो स्वाभाविक है इनके घमंड का जवाब इनको इस बार मिलेगा। और बाकी सपना देखना इनकी आदत है, उस पर तो हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। लेकिन ये बताइए कैसे आधार, क्योंकि 2009 जब तीसरी बार, 3 बार सांसद रह चुके अखिलेश यादव के लिए ये अपने आप में एक इतिहास है कि जब कन्नौज से खड़े हुए हैं वो जीते हैं। एक उपचुनाव मिला करके 3 चुनाव उन्होंने जीता और आप हारे भी हैं तो उन्हीं के सामने। नहीं, देखो, मैं 2009 का लोकसभा का चुनाव हारा था और 2009 में मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, तो लोगों से उतना मेरा परिचय भी नहीं था और उस समय पर भाजपा का आधार भी कमजोर था। उस समय पर कुछ परिस्थितियां भी थी। लेकिन 2014 का जब लोकसभा का चुनाव था तो 2014 का लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के प्रधानमंत्री आने के बाद से देश की राजनीति में जो भूचाल आया था, भारतीय जनता पार्टी का एक कुनबा जो है बहुत बड़ा हो गया था। तो स्वाभाविक है उस समय के ऊपर यदि सत्ता का दुरुपयोग न किया होता अखिलेश जी ने, क्योंकि वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, तो 2014 में ये हार गए थे। लेकिन सुब्रत जी, खासकर कन्नौज की अगर बात करें, यादव मुस्लिम समीकरण, उसमें मुलायम सिंह यादव को लेकर के उनका इमोशनल कनेक्ट एक वहां के लोगों के साथ, वो एक जोड़ दीजिए। और इस बार पहले फेज में जिस प्रकार का मतदान का ट्रेंड रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बातें करते हैं, उसके बाद कांग्रेस पर तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, विपक्ष कहता है कि घबरा गई है। पहले फेज में जिस प्रकार का मतदान हुआ उसको देखने के बाद बीजेपी, और इसलिए ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री। ये तमाम चीजें आपको नहीं लगता अगेंस्ट जा सकती हैं? आपके भी चुनाव पर इसका सीधा असर हो सकता है? देखो, जाति की राजनीति जो करते होंगे वो जाति की बात करेंगे। मैंने तो जाति की राजनीति ना करता हूँ, कभी करूंगा। तो कुल मिलाकर ये दो प्रवृत्ति है कि एक प्रवृत्ति है कि जो राष्ट्रवादी, और एक प्रवृत्ति इस प्रकार की एक स्वार्थवादी, जिसके लोग यह परिवारवादी परंपरा वाले लोग हैं। तो कुल मिलाकर इन दो प्रवृत्तियों के बीच का चुनाव है, दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। और इसमें हमारी विचारधारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है। जिसकी भी खाती है वो मोदी जी के साथ जाएगा, जिसकी नहीं खाती है वो मोदी जी के साथ नहीं जाएगा।
तो कुल मिलाकर सीधे सी बात है। आपको क्या लगता है क्यों कैंडिडेट बदलना पड़ा समाजवादी पार्टी को, और आखिरकार अखिलेश यादव माने, और वो भी इस सीट से लड़ रहे हैं? इसका मतलब उनको पता है कि यहाँ पर क्या है उनके लिए समीकरण। नहीं, देखो स्वाभाविक है ना कि जब उन्होंने तेज प्रताप को टिकट दिया और फिर तेज प्रताप का टिकट वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया? वो समझ गए ना कि तेज प्रताप हरा ही नहीं सकते कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी को। हराना तो छोड़ो, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई में भी नहीं आ सकते। हमने इनको पहले ही कहा था कि जमानत भी जब्त हो जाएगी। अखिलेश जी अगर यहाँ लड़ाई चाहिए वास्तव में, क्योंकि हम कन्नौज की मिट्टी के लोग जरा दूसरे टाइप के होते हैं। हम लोग कभी गीदड़ का शिकार नहीं करते, लेकिन शेर का शिकार दौड़ा के करते हैं। तो कुल मिलाकर स्वाभाविक है कि हमने कहा था कि लड़ाई बराबर वाली होनी चाहिए और लड़ाई जरा मजबूत होनी चाहिए। तो स्वाभाविक है कि अखिलेश जी के आने से लड़ाई रोचक होगी। तो देखिए आप लोग आज मीडिया से मुलाकात हो रही है, तो आज अखिलेश जी जब यहाँ आएंगे तो अखिलेश जी अपने काम तो बताते हैं प्रदेश भर में, जब घूमते हैं देश भर में, तो कारनामे उनके हम लोग बताएंगे। और अखिलेश जी के जो क्या क्या कारनामे हैं, अभी आपने देखा होगा कि कन्नौज मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। कन्नौज मेडिकल कॉलेज जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में बनके जब तैयार हुआ था, तो उस समय पर उसका नाम हुआ करता था, रखा गया था बाबा साहब भीमराव मेडिकल कॉलेज कन्नौज। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। सरकार बनते ही उसका एक बोर्ड लगा था जीटी रोड के ऊपर, तिरवा क्रॉसिंग के पास में। उस बोर्ड को तुरंत समाजवादी पार्टी के गुंडे इकट्ठे होकर उसको तोड़ते हैं। उस बोर्ड को तोड़ने के बाद उसको अपमानित करते हैं, मतलब शब्दों में नहीं बोला जा सकता। और साथ ही साथ जैसे ही पहली कैबिनेट की बैठक होती है मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद अखिलेश यादव की, तो उसमें उसका नाम ही हटा देते हैं। तो आप सोचो, जो हमारे देश के महापुरुष जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, ऐसे महापुरुषों से जिन्हें इतना अपमान है, कारण कि वो दलित परिवार के थे। तो शायद अगर इस सोच के साथ में अखिलेश जी की इस सोच से एक्सपोज हुई नहीं, तो आज कम से कम आपने हमसे चर्चा किया तो इस सोच एक्सपोज हो गई है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी जब कन्नौज से 2004 का चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता, एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो उस समय बूथ का एजेंट भी था, और समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव ने उसका कुछ बूथ को लेकर कुछ उसकी कहा सुनी हुई थी। तो वहीं के ऊपर इन्होंने आदेश दिया था कि इसका सर काट के लाना, इसका सर चाहिए मुझको। तो इन सबका जवाब तो वो दे ही रहे हैं इस बार पीडीए के जरिए, और इससे बढ़ चढ़ कर क्या कह सकते हैं? नहीं, तो कुल मिलाकर उस नीरज मिश्रा का सर कटकर गया था। बताते उसकी सरकटी लाश मिली थी, ये कहते हैं उसका बक्से में सर रख कर गया, और उसके बाद में आज तक वो सर मिला नहीं है। हम हिंदुओं में जब तक कपाल क्रिया नहीं हो जाती तब तक मोक्ष नहीं मिलता है। तो नीरज को आज तक मोक्ष नहीं मिल पाया क्योंकि उसकी कपाल क्रिया नहीं हुई। तो अखिलेश यादव जी आएंगे तो हम लोग उनसे नीरज का सर भी मांगेंगे। और साथ ही साथ एक हमारे इस प्रकार से कितनी ही घटनाएं हैं। एक अभी अरुण कुशवाहा एक हमारे प्रधान, नहीं सुब्रत जी, ये तो मेरा सवाल है, ऐसे मुद्दों की जरूरत विपक्ष के खिलाफ चुनाव में ही उठाने की क्यों पड़ती है? अगर आप भी उठा रहे हैं चुनाव में, अब तक सुप्त अवस्था में अगर ये इतने बड़े मसले थे तो बीजेपी क्यों थी? ये चुनाव में याद दिलाने की जरूरत आप लोगों को क्यों पड़ती है? क्या ये कमजोरी की तरफ इशारा नहीं है? नहीं, स्वाभाविक है ना कि ये मुद्दे चुनाव में ही उठाए जाते हैं मैडम। मुद्दे चुनाव में, चुनाव होते ही मुद्दे उठाने के लिए। मुद्दे चुनावी मुद्दे आम जनता, चुनावी मुद्दे तो आम जनता से जुड़े होते हैं, चुनावी मुद्दे तो उनके विकास के होते हैं। वर्तमान सांसद के रूप में भी आम जनता के विकास के लिए, अगर आम जनता के विकास की बात करोगे तो मोदी के अलावा किसी ने किया है क्या? कोई घर ऐसा है जहाँ मोदी की योजना न पहुंची? आज 3 करोड़ से अधिक देश भर में गरीबों के पक्के मकान बने, 60,000 से ज्यादा केवल अकेले हमारी लोकसभा में बने। और उसके बाद में देश भर में करोड़ों शौचालय बने, हमारी लोकसभा में 2.5 लाख से ज्यादा बने। आज हमारी लोकसभा में करीब 3 लाख से अधिक लोगों की आज किसान सम्मान निधि आती है। आज हमारी लोकसभा में आज सभी को हर केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है। तो साथ ही साथ इसके अतिरिक्त भी केंद्र की तमाम सारी योजनाएं आज हमारे लोगों में, हमारे सांसद बनने से पूर्व तक आज तक लंबी दूरी की जो ट्रेनें यहाँ पहले से रुकती थी उसके अतिरिक्त कोई नई ट्रेन नहीं रुकी। हम लोगों ने अपने यहाँ के ऊपर 6 ट्रेनें रुकवाने का काम किया है। कन्नौज का जो रेलवे स्टेशन वर्ल्ड स्तर का बन रहा है,
एक तो एयरपोर्ट के जैसा। तो आप ऐसा है कि जो काम हम लोगों को जो संसद के नाते करने थे वो तो हम जी, लोग जी। करते ही हैं, और जनता के हित के काम है ये सारे। महंगाई लेकिन और जब बेरोजगारी चुनाव ये आता है, सबसे बड़े मुद्दे। देखिए महंगाई को जिस प्रकार से कंट्रोल मोदी जी ने रखा है, आज तक कोई इस प्रकार को रख नहीं पाया। कांग्रेस की सरकार रही 10 साल, यदि उसकी तुलना करो तो आधे से भी कम महंगाई की दर बढ़ी है। और तो इस प्रकार से और स्वाभाविक है, देखो जब अगर महंगाई को रोकना है तो मुझे लगता है कि जिनको संरक्षण कांग्रेस दे रही है, जो 12-12, 14-14 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं, उनके खाने की भी चिंता मोदी जी करें। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल है आजकल, उसमें एक महिला जिसके 18 बच्चे हैं कह रही बहुत महंगाई है, 18 बच्चे हैं, मोदी जी खाने को दें। बच्चे तुम पैदा करो, खाने को मोदी जी दें। तो कुल मिलाकर तो अब ऐसी ही तो बातें जब सुब्रत जी आप करते हैं तो फिर ये धार्मिक ध्रुवीकरण, इसलिए तो आप लोगों पर आरोप लगते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको आपने ये कहा भी ना कि अखिलेश की सांप्रदायिक राजनीति हम खत्म कर देंगे, ये आप ही का तो बयान है। तो जब आप ऐसी बातें करते हैं तो सांप्रदायिक राजनीति की बू यहाँ से नहीं आती। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव आतंकियों के समर्थक हैं, अखिलेश यादव गुंडों के सरपरस्त हैं, अखिलेश यादव माफियाओं को पैदा करते हैं। और तभी तो मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं। क्यों मुख्तार अंसारी के घर अखिलेश यादव गए? अखिलेश यादव को मुख्तार अंसारी के घर जाने की जरूरत क्या पड़ गई? तो विशेष वोट मिल जाए। उस विशेष वोट के साथ के कारण से जो ये गठबंधन, जो इंडी गठबंधन केवल एक वोट हमको राजनीति के चलते हुए, और वो भी मुख्तार अंसारी के घर जाकर क्या मैसेज अखिलेश यादव दे रहे हैं कि आज यदि एक मुख्तार गया है, कल हमको जब मौका मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में अनेकों मुख्तार खड़े कर देंगे। यह सब आप करोगे? ये 12-12, 14-14 बच्चे पैदा करने वालों को आप संरक्षित करोगे? आप इनका पक्ष लोगे? अरे पहले का विषय अलग था, तो प्रोडक्शन होते थे, आज तब हो जाते थे 6 बच्चे, 8 बच्चे, 9 बच्चे। आज कहाँ होते हैं? आज नहीं, एक तो 10 बच्चा साल होता से है, तो आपकी सरकार है, आपको किसने मना किया तो था? आप खाली हम शिगुफा लोग तो होता करते है। हैं, तो भैया करने लगा देश में एक वर्ग। आज एक बच्चे से ज्यादा नहीं होते हैं, आपने देखा, आज एक से बच्चे से ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ पर आपने दूसरी तरफ यह भी हमें देखने को मिलता है कि घर नहीं है, मकान नहीं है, जमीन नहीं है, दुकान नहीं है, खाने को 2 वक्त कायदे की रोटी नहीं है, लेकिन बच्चे 14 हैं साहब। तो क्यों है? केवल एक सोच कि हमारे मासिक सरकार आएगी तो जो सामने वाले का जो बंगला बना हुआ है, इसमें जीवन भर मेहनत करके जो कोठी बना ली है, इसमें जीवन भर मेहनत करके ये गाड़ी से चलता है, इसके बच्चे संपन्नता में जी रहे हैं क्योंकि उसका एक ही बच्चा है, 2 बच्चे हैं, हम इनको लूट लेंगे। तो ये सोच को अगर पनपाओगे तो हम पनपने देंगे क्या? ये तो सिर्फ बातें हैं ना सुब्रत जी, ये लोग आप लोग चुनावी भाषणों में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बातें लोगों को भड़काने के लिए विपक्ष कहता है ये इस्तेमाल की जाती हैं। आपकी तो 10 साल से सरकार, इस दिशा में आपने क्या कदम बढ़ाया? आप बैठे अगर आज भी ये बात आप दोहरा रहे हैं तो इस दिशा, आप तो यूसीसी उसको लेकर पहले भी कहा गया था, 10 साल बीत गए, यूसीसी की बात अभी भी चर्चा हम करेंगे। आपने कोई डिफाइंड डेट नहीं दी अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी को लेकर भी। ये तमाम चीजें तो हुई है ना, ये तो मानेंगे आप कि ये बातें हैं। देखो एक बार में 1-2 मुद्दे खत्म होते हैं। आपने देखा होगा इस बार हमने लोगों ने 370 खत्म कर दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया। ये 3 तलाक भी ये जनसंख्या से जुड़ा हुआ विषय था कि पत्नी से 4 बच्चे पैदा कर लिए, उसको 3 बार तलाक दे दिया, फिर दूसरी कर ली, फिर उससे 3 बार तलाक दे दी, 4 बच्चे पैदा कर लिए, फिर उसको तलाक दे दिया, तीसरी कर ली। तो ये भी जनसंख्या बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। एक आदमी 8 बीवी और 64 बच्चे, ये सब थोड़े ना होने वाला है। ठीक है, ये सब नहीं होगा, क्योंकि ये मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा और बहुत वृहद परिप्रेक्ष्य में भी इस पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये, क्योंकि आप कन्नौज से एक बार फिर पार्टी ने यहाँ पर भरोसा जताया है और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, और इसमें आपके लिए अलर्ट भी है, उनका स्टेटमेंट मैं कोट करती हूँ जो उन्होंने कहा कि कन्नौज से बीजेपी की पराजय इतिहास में कन्नौज क्रांति के नाम से जानी जाएगी। एक मायने इसके ये भी हुए, रिकॉर्ड मतों से वो आपको शिकस्त देने की तैयारी में। आज मेरा नामांकन था, नामांकन की जनसभा थी। उस जनसभा में हमने कहा था कि अखिलेश जी ने शायद कहीं पोस्ट किया है कि क्रांति, तो अखिलेश जी को जानकारी नहीं है कि अखिलेश जी, आपको शायद नेताजी ने बताया नहीं होगा, आपके पिताजी ने अगर बताया होगा तो आपको समझ में आता होगा। क्रांति ट्विटर पे नहीं आती है, क्रांति जमीन पर आती है। आज क्रांति दिखाई पड़ी कन्नौज में। क्रांति क्या होती है कन्नौज में दिख गई। अखिलेश जी क्रांति है कि अखिलेश यादव को चुनाव हराएगा कन्नौज, ये कन्नौज की क्रांति है, दिखाई पड़ेगी। चलिए, दावों में और हकीकत में कितनी बड़ी खाई है या क्या होता है, 4 जून को पता लग ही जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 24 को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, नमस्कार।